हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं थंबनेल की सहायता से आप लोग जान चुके होइएगा क्या कि जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, जिस चीज़ का आज क्लास हम लेने वाले हैं, वो क्लास किस चीज़ से संबंधित है। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे। कूलम्ब का नियम क्या था। कूलम्ब साहब ने एक नियम दिया था, प्रतिकर्षण और आकर्षण के बल का एक नियम दिया था। और हम लोग मालूम कर सकते हैं कि किसी वस्तु के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल कितना लग रहा है। यदि हमको उस दोनों वस्तु मतलब क्या होता है, दोनों जो होता है ना भैया, दोनों आवेशों, किसी दो आवेशों के बीच में कितना प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण का बल लग रहा है, कब? जब हमको दोनों आवेशों का परिमाण मालूम हो और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मालूम हो। माध्यम कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन माध्यम ज़्यादातर रहता है क्या यहाँ पे भाई, क्योंकि वायुमंडल में तो भाई वायुमंडलीय बात तो करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे निर्वात के लिए अलग अलग माध्यम होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। के का मान आता है, बहुत माध्यम पे डिपेंड करता है, ये चीज़ बहुत बड़ा। लेकिन माध्यम में जाकर पढ़ना पड़ेगा आपको, कब? जब 12th में जाइएगा। तो अभी इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए माध्यम वाली बातें हम अभी नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं कि कूलम्ब का नियम होता क्या है। तो जैसा कि हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है। तो आवेश जान चुके हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो उन्हीं आवेशों का नाम है Q1 तथा Q2। दो विद्युत आवेश है, दो आवेश है। एक बात हम पहले आपको बता देते हैं, एक पिक्चर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक आवेश है, देखो एक ये बिंदु आवेश है और इसका नाम Q1 है, तथा ये बिंदु आवेश है, इसका नाम Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी है R, इन दोनों के बीच की दूरी है R। अब इन दोनों के बीच की दूरी है R, तो इनके बीच आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों प्लस में है तो भैया प्रतिकर्षण होगा, दोनों माइनस में तो भी प्रतिकर्षण होगा, एक प्लस और एक माइनस में तो ये आकर्षण हो सकता, आकर्षण होगा ही होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या कि Q1 तथा Q2, देखिए यहाँ पे यदि Q1 तथा Q2 दो आवेश एक दूसरे से, तो Q1 तथा Q2 दो आवेश हो गए कि नहीं हो गए? एक दूसरे से, यानी कि ये इससे और ये इससे एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, यानी कि R दूरी पर स्थित है। दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच आकर्षण, या तो आकर्षण होगा, अगर दोनों एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षण हो जाएगा, या फिर प्रतिकर्षण। और जब दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस होगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इन दोनों प्रतिकर्षण का जो बल होता है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी बल को जानने के लिए, कि इस बल को जानने के लिए कौन सा नियम दिया था कूलम्ब साहब ने, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ भी चुका है, ठीक है। और ये 12th वालों के लिए स्पेशल है, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादातर हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 12th वाले भी अगर गलती से हमारे चैनल को विजिट करनी है तो समझे नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ 10th वालों के लिए, आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो यदि Q1 तथा Q2 दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लगेगा, Q1 तथा Q2 के बीच आकर्षण यदि प्रतिकर्षण का बल हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं? दो कंडीशन से। कूलम्ब साहब ने दो तरीका बताया क्या, कि इन दोनों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल कैसे मालूम कर सकते हैं? दो कंडीशंस पे, दो तरीके पे। तो हमको पहले Q1 तथा Q2 का मान मालूम होना चाहिए, इनके परिमाणों का मान मालूम होना चाहिए कि कितने परिमाण के ये लोग हैं, ठीक है। और ये लोग नहीं, ये आवेश हैं, और इनके बीच की दूरी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं क्या उन्होंने पहली बात बोली क्या, कि अगर Q1 तथा Q2 दोनों आवेशों के परिमाण हमको मालूम है, उनके बीच की दूरी मालूम है, तो इन्होंने पहली बात बोली क्या कि इनके बीच आकर्षण या तो प्रतिकर्षण का जो बल होगा, उन आवेशों के परिमाणों, उन आवेश मतलब एक ये आवेश और एक ये आवेश, इन दोनों आवेशों के परिमाण मतलब समझते हैं कि कितना का है। मान लेते हैं कोई यहाँ पे से होगा, कोई कितना का होगा, 2.9 इंटू 10 टू द पावर 19 का होगा, या फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होगा, कुछ इस टाइप का यहाँ पर आवेश का हम दे देते हैं। भैया क्या जाता है मेरा, ठीक है। तो इन दोनों का जब अगर हमको परिमाण मालूम होगा, तो उन्होंने बोला क्या कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होगा वो क्या होगा, वो जो होगा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होगा। यानी कि इस आवेश और इस आवेश दोनों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होगा। तो बल जो होता है आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल हो, बल को हम लोग कहते हैं बल कहते हैं, और बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि उन्होंने कहा था क्या, कि उन आवेशों के बीच के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है कौन? आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल। तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल जो हमारा F है, ये सॉरी गलत पेन चल गया यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का जो बल है F है, वो क्या है? उन्होंने कहा क्या कि उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होगा। उन आवेशों के परिमाण Q1 तथा Q2, यहाँ पे मानते हैं कि परिमाण Q1 तथा Q2 है, इनके गुणनफल कर देते हैं Q1 इंटू Q2,
इनके गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि हमारा अर्थात में करके आंसर चला आया F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये हमारा हो गया फर्स्ट समीकरण। बात अभी समझ में कि नहीं आई? ये हमारा पहला समीकरण कूलम्ब साहब ने दिया। फिर दूसरा उन्होंने कहा क्या कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है इसके वर्ग, अब इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? आकर्षण या जो प्रतिकर्षण का जो बल है, इसका कहने का अर्थात में मतलब ये आता है कि देखिए प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण Q1 तथा Q2 दो आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का जो बल होगा, जो बल F होगा, वो किसका समानुपाती होगा? किसके समानुपाती या फिर किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि इस r के वर्ग यानी कि r का जो ये वर्ग कर देंगे, मतलब r का स्क्वायर कर देंगे, इस स्क्वायर के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब है कि स्क्वायर का 1/, हो जाएगा, ठीक है, 1/r स्क्वायर का समानुपाती, इसी को कहते हैं कि ये r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ये आया हमारा समीकरण 2 उनके अंदाज, उनके कहने के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हम मिलाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए कहीं ना कहीं दोनों सीन समान है, ये Q1 इंटू Q2 ऊपर है, ये r स्क्वायर नीचे है, तो इन दोनों को अगर जब मिलाएंगे तो F जो होगा समानुपाती क्या होगा? किसके होगा? इस Q1 इंटू Q2 के अब बट्टा इस r स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए तो आप सभी जानते हैं क्या कि अगर हमको सूत्र पाना है तो हम क्या करेंगे? सूत्र अगर हमको पाना है, भैया यहाँ पे वीडियो कट नहीं रही है, अगर सूत्र हमको पाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे। तो सभी को मालूम है कि जब भी किसी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। नियतांक आता है मतलब समझते हैं कांस्टेंट आता है, जिसका मान एकदम वैलिड होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट आता है। देखिए तो ये जो कांस्टेंट आएगा ये क्या आएगा आपका? F के बाद F हो गया F बराबर, अब यहाँ पे बराबर लिखेंगे यानी कि ई समानुपाती का चिन्ह हटा, तो समानुपाती का चिन्ह हटा है यानी कि एक नियतांक K आएगा जो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बट्टा r स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू K Q1 बट K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा r स्क्वायर। ये आएगा हमारा क्या हो जाएगा? और इस यह K जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ K एक नियतांक है, कि एक नियतांक है, ये लिख सकते हो। इस के बराबर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, याद रख लेना एप्सिलॉन नॉट ये किस परावैध होता है? तो ये माध्यम की परावैधता होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होती है किसी माध्यम की परावैधता, ये निर्वात की परावैधता है। निर्वात की परावैधता उतना अच्छी तरीके से कॉन्ट्रास्ट अभी हम यहाँ पे माइंड में नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हो। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि के इज इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, ठीक है। इस के का मान कितना होता है? इस के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये होता है। तो भैया इस नियतांक का अगर ऐसा ही मात्रक पूछ दिया कि भैया जो होता है नियतांक होता है किसका? भैया जो कूलम्ब के नियम में जो नियतांक होता है के का नियतांक जो है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब आप कहिएगा कि गलती है, तो कहिए अब इसको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। भैया एक बात बताइए, बल कोई सा भी हो उसका ऐसा ही मात्रक तो न्यूटन होगा ही होगा कि नहीं होगा? अब चलिए बल कोई सा भी हो उसका ऐसा ही मात्रक हमको न्यूटन होगा, के Q1 ये। अब यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म है, अब हम दूसरे टॉपिक की बात में बात करें, के Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर। अब एक बात बताइए, अब ऐसा ही मात्रक खेलते हैं। F बराबर हमको यहाँ पर न्यूटन के नहीं तो कोई कीमत में लाना है, तो एक बात बताओ, क्योंकि बल कोई सा भी हो उसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन ही होगा। प्रतिकर्षण का, आकर्षण का, कोई भी बोलो, बल को किसके मतलब किस मात्रक में मापा जाता है? अगर बल का कोई ऐसा ही मात्रक है तो उसको मापा जाता है न्यूटन में मापा जाता है, ठीक है। तो ये न्यूटन, बल का कोई कीमत में न्यूटन आना ही है, तो यहाँ पे के का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, कहने का मतलब है कि कूलम्ब बटा में स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए ये बात हो गई हमारा स्पष्ट। अब देखिए Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q का मतलब एक आवेश, इस आवेश का क्या होगा? इस आवेश का जो होगा भैया, इस आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब, जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं, आपको पहले भी बताया। इंटू के बीच में इंटू का चिन्ह दे दिए, और इस आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका भी होता है कूलम्ब, ठीक है, इंटू के इंटू। अब r दूरी को ऐसा ही मात्रक क्या होता है? दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। यहाँ पे दूरी दो है, मतलब r स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप गौर से देखिए, इस दो कूलम्ब स्क्वायर, इस कूलम्ब को आपस में अगर गुना करेंगे तो कूलम्ब स्क्वायर, ये कूलम्ब स्क्वायर इस कूलम्ब स्क्वायर को काट दिया, इस मीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर को काट दिया, आखिरी में बचा आपका न्यूटन, जो कि आ गया बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। यहाँ से प्रूव हो गया, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर मेरा एकदम झक्कास सही था, एकदम सही था। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बताए थे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आपको चर्चा करना भूल गए थे, जिसके कारण हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। आप लोगों ने कभी सोचा है
आप लोगों ने सोचा है कि भैया जो होता है क्या होता है, जो विद्युत, यहाँ पे हमको कुछ देखना है यहाँ पे, ठीक है। आवेश, जी बिल्कुल, हाँ, आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? कोई टॉपिक हमसे छूट रहा था, कह रहे थे ये आवेश की उत्पत्ति का क्या कारण होता है मालूम है आप लोगों को? आवेश जो है ये Q1 Q2 जो भी आवेश आता है ये कहाँ से आता है, इसका उत्पत्ति क्यों होता है? एक बात हम आपको इससे आप कहिएगा कि क्वेश्चन मास्टर साहब है भाई, मास्टर साहब ने भैया क्वेश्चन भाई मतलब क्वेश्चन भाई सर जी हैं कि बता रहे हैं क्या हमको? इससे पहले बताया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आवेश की उत्पत्ति का कारण पूछ रहे हैं। तो भैया आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, इसकी उत्पत्ति का क्या कारण है? कि ये कहीं ना कहीं से आता है, लेकिन क्यों आता है, क्यों आता है भैया? तो हम आपको बताते हैं। आवेश की उत्पत्ति का जो कारण है, मुख्य कारण है, वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। अब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे है? किसी भी वस्तु को ले लेते हैं, किसी भी वस्तु को ले लेते हैं, एक टॉपिक हम ले लेते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए हम बात सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया हमारा। बात करें अगर यहाँ पे हम समझाने की, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण देखिए, आवेश की उत्पत्ति, जी बिल्कुल, उत्पत्ति का मुख्य कारण। और कोई टॉपिक छूट रहा है क्या? और कोई टॉपिक छूट रहा है? नहीं छूट रहा है, ठीक है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है? आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है यार, हम इतना अच्छा से लिखते हैं। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सीधा सीधा इसका आंसर है क्या? आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब आप पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आपसे पूछेगा हमसे कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही क्यों है आवेश की उत्पत्ति का कारण? तो एक बात बताइए, आप ये कहिएगा क्या कि आवेश तो भाई दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश। अब इलेक्ट्रॉन ही हर बात के लिए क्यों उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो निगेटिव, ऋणात्मक आवेश ऋण आवेश ही क्यों उत्तरदायी है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी अगर आपके किसी भी पदार्थ की जो होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीन मॉलिक्यूलों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। किसी भी पदार्थ को ले लेते हैं तो होता है क्या, ये उसका नाभिक होता है, पदार्थ का नाभिक होता है, उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, ठीक है। इस नाभिक में रहता है आपका प्लस, प्लस मतलब समझते हो, इस नाभिक में रहता है आपका प्लस, कहने का मतलब है कि प्रोटॉन रहता है, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक होता है। तो ये नाभिक देख रहे हैं, इस नाभिक में रहता है, मतलब इस केंद्र में, पदार्थ के केंद्र में रहता है, पदार्थ के नाभिक में, वस्तु के नाभिक में, किसी भी एलिमेंट के नाभिक में रहता है क्या, प्रोटॉन रहता है। और ये जैसा कि आप सभी ये क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहता है। यहाँ पे हम केमिस्ट्री का रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इस वाले में सिर्फ और सिर्फ 2 रहता है और इस वाले में 8 रहता है। 2 चलिए फॉलो कर लेते, क्या जाता है, 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, चलिए 8 हो गया हमारा। चलिए तो ये जो आप जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये प्लस है और बाकी ये सभी माइनस है, ये सभी माइनस है, माइनस 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 निगेटिव है, ठीक है। मतलब कि जो देख सकते हैं आप क्या कि पदार्थ की जो बनावट कैसी होती है, पदार्थ 3 मॉलिक्यूलों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को मारते हैं गोली, प्रोटॉन आपको दिखाते हैं कि प्रोटॉन कहाँ रहता है, एकदम नाभिक में रहता है, एकदम नाभिक के सटल रहेगा, एकदम बउआ लेखन रहता है, गोदिया से चिपकल रहेगा। कहेगा कौन चीज हम जाए तो कहेगा कहाँ जाएगा, पकड़ इधर, मतलब छोट बच्चा की तरह रहता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धत्कार देता है, नाभिक कहता है दूर तू सियान हो गया, हमारा गोदिया में खेलेगा, चल दौड़ बाहर। तो इसको क्या करता है कि इसमें चक्कर कटवाता रहता है, ठीक है, जिसके कारण आप सभी जानते होइएगा क्या, एक बात बताइए हमको, इसके बीच बल लग रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, इसके बीच आकर्षण का बल लग रहा है, ठीक है। ये प्रोटॉन के कारण आपस में इसके आकर्षण का बल लग रहा है। लेकिन एक बात बताइए आप, जो ये प्लस है नाभिक में है, तो ये नाभिकीय बल के द्वारा बंधा हुआ है, तो ये बहुत ही मजबूत तरीके से बंधा हुआ है, तो इसको यहाँ से हिलाना मुश्किल है, यानी कि इसको हिलाने में बहुत कष्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को आसानी से कोई तोड़ के ले जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को कोई आसानी से घसर देगा तो कैसे, ऐसे से घसर देंगे तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा इसमें से कैसे, लेकिन प्रोटॉन नहीं गिरेगा। क्या कि प्रोटॉन जो है नाभिक में है और नाभिकीय बल के द्वारा इतनी मजबूती से बना हुआ है, इतनी मजबूती से बंधा हुआ है वो प्रोटॉन कि आपको कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा तो वो जल्दी से जल्दी निकलेगा ही नहीं। मतलब कि बहुत घर्षण करते करते आपके हाथ में क्या हो जाएगी, बहुत सारी, अगर ऐसे से आप रगड़ते होइएगा, ठीक है, तो आपका हाथ 2 मिनट में गर्म हो जाता है। अगर नहीं विश्वास है ना भैया, हमारा पे नहीं विश्वास है तो 2 मिनट के लिए आप लोग करके देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये हाथ हुआ मेरा, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, बस मेरा हाथ हो गया गर्म हो गया, अभी हीट देने लगा हाथ, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि घर्षण करते हैं तो घर्षण से भैया हम लोग क्या होता है, घर्षण करेंगे तो यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं हीट जनरेट होता है। तो ये भी आपको 12th में पढ़ना है,
लेकिन हम यहाँ पर थे क्या कि प्लस में थे। तो ठीक है, ये जो आपका प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है और ये सभी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक में बंधा होता है, नाभिक में होता है, इसलिए नाभिकीय बल इतना अच्छा खासा से लगाया होता है। हम आपको बात बताते हैं, कहीं पर भी आप दो भाई हैं, मान लेते हैं, माँ का प्यार सभी के लिए बराबर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटा सा बेबी होगा, छोटा सा बच्चा होगा, जो गोद में का बच्चा होगा, एक बात बताइए, किसी 10 साल के बच्चे और किसी छोटे वाले गोद में के बच्चे को अगर कहीं माँ लेकर जाती है, मान लेते हैं माँ को कहीं जाना होता है तो छोटे से बच्चे को लेकर जाती है साथ में, लेकिन 10 साल 12 साल का अगर कोई भाई बच्चा है और उसको जहाँ पर जरूरत नहीं है ले जाने का तो वहाँ पर उसको नहीं ले जाती है, लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है उस छोटे बच्चे को ले जाने के लिए, वहाँ पर भी अपनी माँ, वो जो माँ होती है वो क्या करती है, गोदी में अपने बच्चे को लेकर जाती है कि नहीं जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो होता है बहुत छोटा होता है और माँ की गोद में पड़ा होता है, तो उससे कोई छीन भी नहीं सकता उनसे जल्दी। ठीक है, तो ये भी बेचारा, ये जो केंद्र है ना, ये केंद्र ये एक माँ के काम करता है। ठीक है, और ये हो गया इसका छोटा भाई, इलेक्ट्रॉन का छोटा भाई प्रोटॉन हो गया। ठीक है, ये गोदिया में खेल रहा है, तो ये जहाँ नाभिक इसको छोड़ता नहीं है, कतनो फोर्स लगाइएगा ना, कतनो बल लगाइएगा तो जल्दी से इसका छूटने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है, तो मतलब इसको निकालने के लिए बहुत कठिनाई झेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन ये जो माइनस जो होता है वो 10 साल का बच्चा होता है, जिसको कहता है कुछ तू देखा दूर रह सकता है, चलेगा, कोई काम दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको जाना है किसी की दुकान पर, शॉप पे सामान लाने, छोटे बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा सा बच्चा सियाना तो उसको छोड़ के जा सकते हैं। तो बच्चा को घर पे जहाँ पर जाती है वो नाभिक माँ का काम करती है। ठीक है, तो ये प्लस भाई क्या करती है, आपस में प्लस को पकड़ लेती है, जिसके कारण नाभिकीय बल, ये जो नाभिक है वो इतना बल लगाता है इस प्रोटॉन पे कि इसको कोई निकाल नहीं सकता, जल्दी से निकाल नहीं सकता, आसानी से नहीं कर सकता, बहुत ही कठिन होता है। लेकिन ये जो माइनस होता है, इसको अगर कोई क्या करता है, घर्षण कीजिएगा या फिर कोई कीजिएगा, तो ये माइनस को हटा के ले जाता है। तो जैसे ही इसमें से माइनस निकला, अब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो भैया जो माइनस का त्याग करता है, जो त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज चढ़ जाता है। तो किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु अगर माइनस का त्याग कर रही है तो वो प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोई वस्तु अगर माइनस को ले रहा है, मान लेते हैं ये इसको दिया और ये पदार्थ इस माइनस को ग्रहण किया, यहाँ से माइनस आया और इस माइनस को ये ग्रहण कर लिया, ये पदार्थ क्या कर लेता है, ये जो है माइनस को ग्रहण करता है, तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। यानी कि अगर आप किसी से ले रहे हैं तो आप पे कर्जा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है यानी कि इस पर कर्जा हुआ यानी कि माइनस में जा रहा है। ठीक है, और ये अगर भाई साहब किसी को दे रहे हैं तो इस पर प्लस चार्ज, मतलब इसका पुण्य का काम कर रहा है, मतलब इस पर प्लस चार्ज रहा है। ठीक है, प्लस पुण्य, बात वही है भाई, देखो ये प्लस और ये हो गया पुण्य। ठीक है, देखो दोनों में पॉप आता है कि नहीं आता है, समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, समझा रहा है। ठीक है, तो ये प्लस और पुण्य समझ में आ गई बात है कि यहाँ पर जो देता है इलेक्ट्रॉन उस पर धनावेश आता है और जो लेता है इलेक्ट्रॉन उस पर आता है ऋणावेश। अब आप बात करिएगा क्या कि भैया इलेक्ट्रॉन को तोड़ना इतना आसान क्यों होता है, तो भैया देखिए नाभिक में प्रोटॉन है, नाभिकीय बल इस पर भी लगता है, इस पर भी लगता है, लेकिन जितना प्रोटॉन पर लगता है उतना माइनस पर नहीं लगता, उतना इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता। ऐसा इसीलिए कि अगर हम आपको कहेंगे इस मार्कर को तोड़ने के लिए, टूटेगा, कतनो कोशिश करेंगे तो नहीं टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, एकदम टूटे, ऐसा तो नहीं कि नहीं टूटेगा भैया, ये तो टूटेगा ही टूटेगा, ये तो जायज बात है, लेकिन बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। अब हम लेते हैं इस स्टेनवा को, क्या करते हैं, इस स्टेनवा को देखिए गौर से, ये स्टेन है, ये थोड़ा सा लंबा है, क्या है, थोड़ा सा लंबा है क्या, अगर इसको खोलेंगे तो ये देखिए डंटा है, मान लेते हैं ये इतना बड़ा डंटा आ गया, इसको कहेंगे तोड़ने के लिए तो नहीं तोड़ देंगे। देख मतलब कि एक बात बताओ गौर से, तुम ही लोग यार एक बात बताओ हमको कि एक छोटी सी इस डस्टर को कहेंगे तुमको तोड़ने के लिए, छोटा सा डस्टर के लिए, एकदम छोटा सा नॉर्मल सा डस्टर है, इसको कहेंगे तोड़ने के लिए, इस पर कितनों बल लगाएंगे तो जल्दी टूटेगा, कितनों बल लगाएंगे तो टूटेगा, लेकिन जल्दी टूटेगा, हमसे तो नहीं टूटने वाला भाई, लेकिन कोई मशीन इसको तोड़ सकती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तब टूटेगा। तो वही है क्या कि देखो ये प्लस जो है, इस प्लस की जो दूरी है वो इस नाभिक से बहुत ही दूरी, मतलब कि एकदम गोदवे में आके बैठा हुआ है, जिसके कारण इस प्लस को ले जाना मुश्किल है, जाएगा लेकिन बहुत ही कठिनाई के साथ जाएगा। लेकिन ये माइनस जो है कहीं ना कहीं इससे दूर है, यानी कि इसके बीच की दूरी है। अब इसी को, इस डस्टर तो तुमसे नहीं टूटा, लेकिन अगर कोई इस बड़का को स्टिक कहे तुमको तोड़ने के लिए, हतना बड़का डंडा दे दिए, कहेंगे तोड़ो, तो 2 मिनट में ऐसे मारेगा, कच दिन टूट जाएगा। कर्जियावा देखता है जिससे बच्चा में लोग पिटाई खाता है, अभी भी मार खाता होगा तुम लोग यार, 10वां का स्टूडेंट हो तो अभी भी पिटाई खाते होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते होगा, सर जी सबको पिटते हैं, आप लोग को भी पिटते थे, आपको भी पिटते होंगे, ऐसा नहीं है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वो उसी डंडे को अगर आपको तोड़ने के लिए कहा जाए तो 2 मिनट में तोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर इसको कहा जाए तोड़ने के लिए तो नहीं तोड़ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से देख सकते हो क्या कि ये बहुत छोटा है, यानी कि दूरी जो जितना छोटा होता है उतना ही मजबूती से बंधा हुआ है, जो जितना दूर है, मतलब इलेक्ट्रॉन एकदम नजदीक में है तो नजदीक में है, उनके बीच की दूरी अगर कम है, देख रहे हो, इसके दोनों छोरों के बीच की दूरी बहुत कम है, तो इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसे ही दोनों छोरे, मतलब इतना बड़ा डंडा लाएंगे तो एक यहाँ पे छोड़ा हो जाएगा और एक यहाँ पे छोड़ जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग साइड हो जाएगा और उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो उसको तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि दूरी बढ़ने से बल घटता है, मतलब देखो ये है, देखो ये हमारा इतना बड़ा डंडा है
और ये एक छोटा सा डंडा है, ठीक है। इस डंडे को तोड़ने के लिए कहेंगे ना तो इसमें ज़्यादा बल लगेगा, ठीक है। लेकिन इस डंडे को तोड़ने के लिए कहेंगे ना तो इससे कम बल लगेगा। ये इससे ज़्यादा बल किसमें लगेगा, इससे ज़्यादा बल इसमें लगेगा तोड़ने में, और इसमें कम बल लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बीच की जो दूरी है वो r है, और इसमें से अगर कुछ है तो इसे r से कुछ ना कुछ, ये जो है r1 जो है ये इस r से छोटा है। किससे है? r1 जो है ये इस r से छोटा है। कहने का मतलब है कि अगर आप देखिएगा तो इसके बीच की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं इस r1 से क्या है, बड़ी है। तो मतलब कहने का मतलब कि दूरी बढ़ता है तो ये जो है फोर्स जो है घट जाता है, जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले जाता है, लेकिन प्रोटॉन को इसलिए नहीं ले जा पाता है क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में होता है, और नाभिकीय बल को बहुत ही काफी मजबूती से बांध रखता है प्रोटॉन को, इसलिए इसको नहीं छोड़ता है। बउआ वाला कहानी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है 10 साल का बच्चा, जिसको कहता है कि चल वो तो बाहर खेला करते करते दोस्तों के साथ दूर चल जाता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उतने में गायब कर देता है इसको, ठीक है, मतलब कि निकाल लेता है। तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, इसको मालूम पड़ जाता है कि मेरा बच्चा गायब है, यानी कि इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। और जैसे ही इसको कोई अपहरण कर लेता है तो उसके पास माइनस चार्ज आ जाता है, मतलब कि क्या हो जाता है, इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि किसी से कर्जा ले लिया है, मतलब कि ऋण चार्ज आ जाता है, धनावेश नहीं ऋणावेश आ जाता है। समझ में आई बात है? तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।